डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए आईआईटी कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार की कोल्ड चेन योजना से बढ़ी किसानों की आय, संरक्षण और प्रसंस्करण क्षमता में हुई वृद्धि। डेयरी, मांस, मुर्गी और मछली जैसी जल्द खराब होने वाली वस्तुओं के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा हुई बेहतर। भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार 2 ऐतिहासिक उपलब्धियां की दर्ज। कुल ऊर्जा उत्पादन में 500 गीगावाट का आंकड़ा किया पार और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में कुल मांग की 50% उत्पादन क्षमता की हासिल। मध्य प्रदेश सरकार का किसानों के हित में बड़ा फैसला। खेतों के ऊपर से गुजरने वाली हाई टेंशन लाइन और ट्रांसमिशन टावर के एवज क्षतिपूर्ति राशि 85% से बढ़ाकर की 200%। चक्रवाती तूफान मोंथा से हुई भारी बारिश और तेज हवाओं से आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले में केले और पपीते की खेती पूरी तरह से नष्ट। मोंथा चक्रवात ने इस पूरे इलाके की खेती को कर दिया है तहस नहस। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार की कोल्ड चेन योजना से किसानों की आय में वृद्धि हुई है और रोजगार के अवसर भी बढ़ गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा की गई जानकारी के अनुसार 2008 से अब तक 395 कोल्ड चेन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें 291 पूरी होकर चालू हैं और इन योजनाओं से सालाना 25.52 लाख मीट्रिक टन संरक्षण क्षमता, 114.66 लाख मीट्रिक टन प्रसंस्करण क्षमता और 1.74 लाख रोजगार अवसर सृजित हुए हैं। भारत में पैदावार के बाद होने वाली क्षति एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। फल और सब्जियों के अलावा जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं जैसे कि डेयरी, मांस, मुर्गी और मछली के साथ भी इसी तरह की परेशानी आती है। रिसर्च से जानकारी मिलती है कि पैदावार और रखरखाव से लेकर परिवहन, भंडारण और प्रसंस्करण तक पूरी सप्लाई चेन में काफ़ी क्षति होती है और जिससे किसानों की आय घटती है और उपभोक्ता कीमतें बढ़ती हैं। और इसी कड़ी में कोल्ड चेन योजना को प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY के अंतर्गत लाया गया है ताकि किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं और बाजारों को जोड़ने वाले कोल्ड चेन समाधान तैयार किए जा सके और बर्बादी में कमी लाई जा सके। ये योजना रोजगार को बढ़ावा दे रही है और जल्द खराब होने वाली वस्तुओं के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बेहतर बना रही है। सरकार ने जुलाई 2025 में PMKSY के लिए 1920 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मंजूरी दी, जिससे कुल परिव्यय 6520 करोड़ रुपए हो गया और इसमें 50 बहु उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों की स्थापना के लिए 1000 करोड़ रुपए शामिल हैं। मई 2025 में संशोधित दिशा निर्देशों के तहत योजना अब गैर बागवानी उत्पादों के नुकसान को कम करने और संपूर्ण सप्लाई चेन में संरक्षण को मजबूत बनाने पर केंद्रित है। भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार 2 ऐतिहासिक उपलब्धियां दर्ज की हैं। पहला, कुल ऊर्जा उत्पादन में 500 गीगावाट का आंकड़ा पार किया है, तो वहीं दूसरा, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में कुल मांग का 50% का उत्पादन क्षमता हासिल की है। और इसके बाद सितंबर 2025 तक भारत की कुल विद्युत स्थापित क्षमता 500.89 गीगावाट पहुंच गई है। कुल ऊर्जा उत्पादन में गैर जीवाश्म ईंधन जैसे कि सौर, पवन, जल, परमाणु की हिस्सेदारी 256.09 गीगावाट और जीवाश्म आधारित स्रोतों की हिस्सेदारी 244.80 गीगावाट है। तो वहीं 29 जुलाई 2025 को देश की कुल बिजली मांग का 51.5% हिस्सा रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा हुआ।
ऐसा पहली बार हुआ है कि जब एक ही दिन में भारत की आधी से ज़्यादा बिजली हरित स्रोतों से आई है। वित्त वर्ष 2025-26 में नॉन फॉसिल स्रोतों से 28 गीगावाट नई क्षमताएं जुड़ी, जबकि फॉसिल फ्यूल से केवल 5.1 गीगावाट। वर्ष 2030 तक कुल विद्युत क्षमता का 50% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करने के लक्ष्य को भारत ने 5 वर्ष पहले ही हासिल किया। ये भारत के अपने प्रमुख COP26 पंचामृत लक्ष्यों में से एक है। ये सफलता स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में भारत की नेतृत्व क्षमता को दर्शाती है, जिससे बिजली ग्रिड को स्थिर और विश्वसनीय बनाए रखते हुए प्राप्त किया गया है और इससे ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार, निर्माण और तकनीक के नए अवसर खुल रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देव सिंह मैदान में आयोजित सहकारिता मेले में कहा कि यहां अनेक प्रकार के स्टॉल लगी हुई हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हो रहा है। नवाचार से, सबके सहयोग से आज देश में एक कीर्तिमान स्थापित हो रहा है। आज देश के अंदर एक कीर्तिमान स्थापित हो रहा है, उत्तराखंड के अंदर भी हर क्षेत्र में, चाहे वो हमारा डेयरी का क्षेत्र हो, मत्स्य का क्षेत्र हो, पशुपालन का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में आज हमारे किसान हो, उद्यमी हो, इसका लाभ ले रहे हैं और एक बड़ा विश्वास लोगों का आज सहकारिता पर बना है। इस प्रकार के मेलों के माध्यम से हमारे जो किसान हैं, उत्पादक हैं, स्वयं सहायता समूह की बहनें, उनको अपने उत्पाद को बेचने के लिए, उसके विपणन के लिए एक अच्छा स्थान यहाँ पर मिलता है और हम सरकार की तरफ से भी जो हमारा हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड है, वो हमारी मातृशक्ति को आज अनेक अवसर प्रदान कर रहा है। उस ब्रांड की जो मांग है आज देश के अंदर भी बढ़ रही है और दुनिया में भी बढ़ रही है। कृषि को आसान, टिकाऊ और लाभकारी बनाने के लिए आजकल खेती में नवाचार और नई तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसमें स्टार्टअप की भागीदारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग के माध्यम से मिट्टी के नाइट्रोजन का अनुमान लगाने की अग्रणी विधि के लिए पेटेंट कार्यालय भारत सरकार ने बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप संयुक्त एनालिस्टिक को पेटेंट दिया है। ये नवाचार किसानों को उर्वरक उपयोग को अनुकूल करने, फसल उत्पादन बढ़ाने और सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने में मदद करता है। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने खेतों के ऊपर से गुजरने वाली हाई टेंशन लाइन और खेत में बनने वाले ट्रांसमिशन टावर के एवज में किसानों को दी जाने वाली मुआवजे की राशि में वृद्धि कर दी है। सरकार ने ये निर्णय दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में लिया। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के उन किसानों को लाभ होगा जिनके खेतों में 132 गीगावाट या इससे बड़ी लाइन निकलेगी। मंत्री परिषद द्वारा अति उच्च दबाव पारेषण 132 केवी और उससे बड़ी लाइन बिछाने के लिए किसानों को दी जाने वाली मुआवजा क्षतिपूर्ति राशि में वृद्धि करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृति अनुसार टावर लगाने पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि को 85% से बढ़ाकर 200% कर दिया गया है और साथ ही लाइन ट्रांसमिशन लाइन के रो राइट ऑफ वे में आने वाली भूमि की क्षतिपूर्ति राशि को 15% से बढ़ाकर 30% किया गया है। क्षतिपूर्ण क्षेत्रफल में टावर के 4 पाई के अलावा सब तरफ 1-1 मीटर की अतिरिक्त वृद्धि की गई है। भूमि का स्वामित्व किसान का ही रहेगा। टावर के बीच में और लाइन के नीचे की फसल किसान ले सकेगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गन्ना किसानों के हित में ऐतिहासिक फैसला लिया है। पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना मूल्य में 30 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। अब अगेती गन्ना 400 और सामान्य 390 प्रति क्विंटल मिलेगा। गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने के मुताबिक इस फैसले से किसानों को करीब 3000 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान होगा।
उन्होंने कहा कि गन्ना किसान केवल उत्पादक नहीं बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था के सशक्त स्तंभ हैं। सरकार ने अब तक किसानों को 2.90 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया है, जो पिछली सरकारों से 1.42 लाख करोड़ से अधिक है। पारदर्शी नीतियों से 122 चीनी मिलों में 12,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, तो वहीं योगी सरकार ने 4 नई चीनी मिलें स्थापित हुई हैं और 6 पुनः शुरू हुई हैं। 42 मिलों की उत्पादन क्षमता बढ़ी है और साथ ही स्मार्ट गन्ना किसान प्रणाली ने बिचौलियों का राज खत्म कर भुगतान सीधे किसानों के खातों तक पहुंचाया है। एथेनॉल उत्पादन में भी प्रदेश ने नई ऊंचाइयां छुई हैं। अब उत्पादन 182 करोड़ लीटर तक पहुंच गया है, जिससे उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान बना हुआ है। चक्रवाती तूफान मोंथा अब कमजोर हो गया है, लेकिन इसकी शुरुआती प्रकोप से भारी बारिश और तेज हवाओं ने कई क्षेत्रों में काफी नुकसान पहुंचाया है। आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले में बारिश और तेज हवाओं से केले की खेती पूरी तरह से नष्ट हो गई है। कोनासीमा जिले में केले और पपीते की खेती होती है, लेकिन मोंथा चक्रवात ने इस पूरे इलाके की खेती को तहस नहस कर दिया है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा के अनुरूप किसानों को उनकी सोयाबीन उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा भावांतर योजना शुरू की गई है। सोयाबीन उपार्जन के लिए देवास जिले की मंडियों में किसानों की सुविधा के लिए समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं। संभाग आयुक्त आशीष सिंह ने कृषि उपज मंडी देवास में सोयाबीन उपार्जन कार्य का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने कृषि उपज मंडी देवास में किसानों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया और किसानों से चर्चा कर भावांतर योजना के अंतर्गत सोयाबीन की खरीदी प्रक्रिया देखी और इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आयुक्त आशीष सिंह ने कृषि उपज मंडी कार्यालय में व्यापारियों से चर्चा की। गौरतलब है कि जिले में भावांतर योजना के अंतर्गत लगभग 63,000 किसानों ने पंजीयन कराया है, जिसमें अब तक लगभग 2500 किसानों द्वारा जिले की सोयाबीन विक्रय किया गया है और इस दौरान देवास एसडीएम आनंद मालविया सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। किसानों को रबी सीजन के दौरान समय पर यूरिया, डीएपी सहित अन्य खाद मिल सके और इसके लिए सरकार द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही तथा सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जीपीएस राठौड़ ने दोनों विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ साझा बैठक कर विभागों के आपसी सहयोग से प्रदेश भर में किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने की रणनीति पर चर्चा की। बैठक के दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि रबी सीजन के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद तथा बीज उपलब्ध हैं। पंजाब में सख्ती के बावजूद पराली जलाने के मामले थम नहीं रहे हैं। पंजाब के कई इलाकों में खेतों से फिर धुआं उठ रहा है। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए प्रशासन पराली जलाने वालों पर कार्रवाई कर रही है और इसके बावजूद पराली जलाने के मामलों में इस हफ्ते तेजी आई है। पंजाब में पराली जलाने के 1216 मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में ही 283 मामले सामने आए। तरनतारण, अमृतसर, संगरूर और फिरोजपुर जिलों में सबसे अधिक पराली जलाई गई है। तरनतारण में 296, अमृतसर में 173, संगरूर में 170 और फिरोजपुर में 123 मामले सामने आए हैं। गुरदासपुर में पुलिस ने 4 लोगों पर पराली जलाने को लेकर केस दर्ज किया है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के किसानों को पराली जलाने पर रोक लगाई गई है, लेकिन फिर भी किसान खेतों में पराली जला रहे हैं। आंध्र प्रदेश में बने चक्रवाती तूफान मोंथा अब कमजोर हो चुका है, जिससे ओडिशा के कई हिस्सों में सिर्फ हल्की बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार ये तूफान लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। मोंथा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, कमजोर होता रहेगा। ओडिशा में इसका प्रभाव बहुत कम दिखा। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों और तेलंगाना से होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने के दौरान चक्रवात मोंथा कमजोर होकर दबाव के क्षेत्र में बन सकता है। मोंथा के प्रभाव से कोरापुट, मलकानगिरी, गंजम, गजपति, सुंदरगढ़, क्योंझर, बालासोर, मयूरभंज, कालाहांडी, नयागढ़ और नवरंगपुर और भद्रक जिलों में 55 से 60 किलोमीटर तक की बारिश हो सकती है और साथ ही कुछ स्थानों पर तेज हवाएं भी चल सकती हैं। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव।
बुधवार के दिन सरसों के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। विजयपुर मंडी में सरसों के भाव नरम रहे, वहीं राजकोट और लालसोट मंडी में तेजी आई, जबकि सफदरजंग और लवकुश नगर मंडी में कोई बदलाव नहीं हुआ। इन दिनों सरसों की आवक देश की ज्यादातर मंडियों में सामान्य है। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 28 अक्टूबर को सरसों की कीमत थी 6,050 रुपए। 29 अक्टूबर को इसके सौदों में 100 रुपए की बढ़त देखने को मिली, जिसके बाद सरसों बिकी 6,150 रुपए पर। हालांकि मध्य प्रदेश की लवकुश नगर मंडी में 28 और 29 अक्टूबर को सरसों बिना किसी उतार चढ़ाव के 6,000 रुपए पर बिकी। वहीं इस दौरान राज्य की ही विजयपुर मंडी में सरसों के भाव में गिरावट दर्ज की गई। 28 अक्टूबर को यहां सरसों की कीमत रही 6,650 रुपए। 29 अक्टूबर को इसके सौदे 50 रुपए लुढ़के, जिसके बाद भाव हो गया 6,600 रुपए। जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में बीते मंगलवार सरसों का दाम रहा 6,616 रुपए। बुधवार के दिन यहां सरसों में तेजी आई, जिसके बाद सरसों 34 रुपए चढ़कर 6,650 रुपए हो गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सफदरगंज मंडी में 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और सरसों 29 अक्टूबर को 6,850 रुपए पर बनी रही। इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश में रबी सरसों की पैदावार 126.06 लाख टन रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं पिछले साल इसी अवधि में सरसों की उपज 132.59 लाख टन दर्ज की गई थी। निर्यात में इस्तेमाल होती है। अनुमान है कि सरसों की पैदावार में आई इस कमी का असर सरसों के बाजार भाव और खाद्य तेलों की कीमतों पर देखने को मिल सकता है। बुधवार को देश की ज्यादातर मंडियों में मसूर की आवक दर्ज की गई। हाजिर भाव पर नजर डालें तो 29 अक्टूबर को मसूर के सौदों में उतार चढ़ाव देखने को मिला। एगमार्कनेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में 28 अक्टूबर को मसूर की कीमत थी 7,200 रुपए। 29 अक्टूबर को इसके सौदों में 100 रुपए की गिरावट आई, जिसके बाद भाव हो गया 7,100 रुपए। वहीं राज्य की ही लखीमपुर मंडी में मसूर के सौदों में तेजी दर्ज की गई। यहां 28 अक्टूबर को मसूर का दाम था 6,650 रुपए। 29 अक्टूबर को इसके सौदे 40 रुपए चढ़े, जिसके बाद भाव हो गया 6,690 रुपए। हालांकि सफदरगंज मंडी में 28 और 29 अक्टूबर को मसूर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ और मसूर 7,050 रुपए पर बनी रही। इसी तरह फैजाबाद मंडी में भी मसूर के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला और मसूर 29 अक्टूबर को भी 7,000 रुपए पर बिकी। मसूर की पैदावार की बात करें तो इस साल रबी मसूर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में रबी मसूर की उपज 17,72,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मसूर की उपज 17,91,000 टन ही रही थी। यानी इस साल रबी मसूर की पैदावार में तकरीबन 19,000 टन की गिरावट देखने को मिल सकती है। अनुमान है कि इसका असर मसूर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और मंडी खबर के बाद अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पंजाब में किसान धान और कपास की पकी फसलों की कटाई और तुड़ाई का काम कर लें। यहाँ इस मौसम में प्याज, फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर और ब्रोकली के नए पौधों का रोपण किया जा सकता है। साथ ही यहाँ के किसान सरसों, मूली, गाजर, धनिया, मेथी और पालक जैसी सब्जियों की बुवाई भी कर लें। राजधानी दिल्ली के किसान धान की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। दिल्ली में इस समय मटर, गाजर, सरसों, मूली, पालक और धनिया की बुवाई की जा सकती है।
साथ ही यहाँ के किसान फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली और टमाटर के नए पौधों का रोपण कर लें। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान धान की पकी फसलों की कटाई का काम कर लें। राजस्थान में किसान बैंगन की नर्सरी लगा लें। यहाँ के किसान इस मौसम में काबुली चना और जौ की बुवाई शुरू कर दें। मध्य प्रदेश के निमाड़ घाटी इलाकों में काबुली चने की बुवाई की जा सकती है। वहीं यहाँ के बुंदेलखंड इलाकों में किसान आलू, लहसुन और सरसों की विभिन्न किस्मों की बुवाई कर लें। मध्य प्रदेश के झाबुआ पहाड़ी इलाकों के किसान कपास के खेतों में पानी जमा न होने दें। गुजरात में किसान धान, मूंगफली, सोयाबीन, उड़द, मूंग, तिल और मक्का की पकी फसलों की कटाई का काम कर लें। साथ ही यहाँ के किसान टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी और खीरे की पकी पौध की तुड़ाई का काम भी कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वायुसेना के अंबाला स्टेशन से अत्याधुनिक लड़ाकू विमान राफेल में उड़ान भरी। राष्ट्रपति मुर्मू इससे पहले सुखोई 30 लड़ाकू विमान में भी उड़ान भर चुकी हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूरोपीय संसद की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समिति के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात कर एफटीए पर की चर्चा। 2025 के अंत तक समझौता पूरा करने का लक्ष्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1 नवंबर को मलेशिया के कुआलालंपुर में 12वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस में भाग लेंगे। वे ADMM प्लस के 15 वर्षों पर चिंतन और भविष्य की रूपरेखा विषय पर आयोजित मंच को संबोधित करेंगे। बिहार विधानसभा चुनावों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का महागठबंधन पर आरोप। सिर्फ विशेष समुदाय की बात करता है महागठबंधन। सीएम योगी ने भी राजद और कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। शहाबुद्दीन के बेटे पर किया कटाक्ष, कहा कि जैसा नाम वैसा ही काम। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आरजेडी पर तीखा हमला किया। अगर एक मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो मोहम्मद का बेटा भी बन सकता है मुख्यमंत्री। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी सियासी सरगर्मियों के बीच बसपा ने भी 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुस्लिम भाईचारा समिति का गठन किया है और इसका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के बीच पार्टी की पकड़ मजबूत करना है। चुनाव आयोग की नई पहल मतदाताओं की हर शिकायत के निपटारे के लिए 2 प्रमुख सुविधाओं का किया और मजबूत। 1950 हेल्पलाइन और BLO के साथ बुक अ कॉल से होगा त्वरित समाधान।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दक्षिण पश्चिम पालम में पुलिस ने एक अवैध नाइजीरियाई प्रवासी को किया गिरफ्तार। पिछले 7 वर्षों में बिना वैध वीजा दस्तावेजों के भारत में रह रहा था। दिल्ली मेट्रो ने उठाया बड़ा कदम। छठ समापन के बाद प्रवासियों के लौटने को ध्यान में रखते हुए अब सुबह 5:15 बजे से चलेगी मेट्रो। येलो, ब्लू और पिंक लाइन पर मिलेगी ये सुविधा। और किसान समाचार में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़े जाते हैं राजस्थान में चल रहे पुष्कर मेले की सुंदर झलकियों के साथ। रेत पर उकेरी गई ये कलाकृतियां सबका मन मोह रही हैं और आप इन तस्वीरों का आनंद लीजिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।